Good morning, students. I hope you all are fine. Students, today we are going to revise the third chapter of geography. Listen again. Today we are going to revise. This chapter we have already discussed in the lecture videos, right? See, our changing earth, हमारी धरती के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं या होते रहे हैं पहले से, उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि वो क्या होते हैं और कैसे होते हैं, उनके रीज़न क्या हैं. ठीक है. लिथोस्फीयर इज़ ब्रोकन इनटू नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज द लिथोस्फेरिक प्लेट्स. अब यहाँ इसको लिथोस्फेरिक प्लेट्स को यहीं पे छोड़ के हम ये देखते हैं कि धरती के अंदर, अर्थ के अंदर जो चेंजेस होते हैं, कॉन्टिन्यूसली जो चेंजेस चलते हैं, और जो वो चेंजेस थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ ईयर्स से चलते आ रहे हैं, होते आ रहे हैं, क्या वो अभी भी हो रहे हैं? यस, वो हो रहे हैं, और वो पहले भी हो रहे थे, आज भी हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे. ठीक है. इसी कारण से तभी ये धरती, ये जो अर्थ है, वो हमें ऐसी नज़र आती है जैसी हम देखते हैं. कहीं पे नदियां हैं, कहीं पे पहाड़ हैं, कहीं पे सड़कें हैं, रोड्स हैं, कहीं पे प्लेन एरियाज़ हैं, फॉरेस्ट्स हैं, डेजर्ट एरिया है, या कहीं पे प्लेट्यूज़ हैं. तो ये सारा जो रेडी हुआ है, इन जगहों को जब हम देखते हैं तो ये धरती के अंदर जो चेंजेस हज़ारों सालों से चलते आ रहे हैं, ये तब से हैं. ठीक है. अब यहाँ ये देखते हैं कि लिथोस्फेरिक प्लेट्स. लिथोस्फेरिक प्लेट का सबसे पहले मतलब समझेंगे हम. लिथो का मतलब होता है पत्थर, स्टोन्स, और स्फेरिक का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो गोल होती है, स्फेयर में होती है. ठीक है. लिथोस्फेरिक यानी कि आउटर साइड, बाहरी प्लेट्स. अर्थ के चारों तरफ जो लेयर है वो स्टोन्स की है, इसीलिए उसको क्रस्ट कहा जाता है. राइट. ये बहुत सारी प्लेट्स से मिलकर बनी हुई है, और ये सारी प्लेट्स मिलकर जब अर्थ की क्रस्ट इन सारी प्लेट्स को मिला के जो बनती है धरती की, अर्थ की, तो क्रस्ट बनती है. अब ये जो क्रस्ट है, जिसको हम क्रस्ट कहते हैं, लेयर कहते हैं, ये दो हिस्सों में बटी हुई है, 2 पार्ट्स में बटी हुई है. वन इज़ अपर साइड एंड सेकंड इज़ लोअर साइड. अपर साइड, अपर लेयर जो है वो क्या है? कॉन्टिनेंट्स हैं, वो एरिया जहाँ पे हम रह रहे हैं या रेजिडेंशियल जहाँ हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ द कॉन्टिनेंट्स. और सेकंड जो एरिया है वो है ओशन फ्लोर, यानी कि समुद्र के नीचे की जो ज़मीन है, वो है 2 पार्ट्स में जो बटी हुई है, वो ओशन फ्लोर है. फर्स्ट इज़ कॉन्टिनेंट्स, सेकंड इज़ ओशन फ्लोर्स. बेटा, इन सब प्लेट्स से मिलकर लिथोस्फेरिक लेयर्स बनती हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट्स बनती हैं, ये सारी चीज़ों से मिलके. ठीक है. अब ये जो प्लेट्स हैं, आप ये देखो, द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स कॉज चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. अब ये जो प्लेट्स हैं ये कभी रुकती नहीं हैं, इनमें मूवमेंट होती रहती है, धीरे 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 धीरे, बड़ी स्लोली, ये बहुत स्लोली मूवमेंट करती हैं. ठीक है. आप ये देखो कि आप यहाँ पे पढ़ोगे द जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर ईच ईयर, ये कुछ मिलीमीटर, कुछ बिल्कुल स्मॉल मिलीमीटर्स, ये हर साल जो हैं ये मूवमेंट करती हैं स्लोली इनसाइड द अर्थ. दिस इज़ बिकॉज द मूवमेंट ऑफ द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ. जब ये मूवमेंट होती है तो धरती के अंदर का जो मोल्टन मैग्मा है वो मूव करता है, मूवमेंट होती है उसके अंदर, और द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन ए सर्कुलर मैनर. ठीक है. अब ये दोबारा मैं आपको समझाती हूँ कि ये कुछ मिलीमीटर जब सेवरल ईयर्स चलती हैं. अब यहाँ पे हमारे आगे क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये प्लेट्स रुकती क्यों नहीं हैं, स्टॉप क्यों नहीं होती कभी? रीज़न क्या है? धरती के अंदर मोल्टन मैग्मा है. ठीक है. वो मोल्टन मैग्मा, वही मोल्टन मैग्मा जो लावा के रूप में ज्वालामुखी से निकल के बाहर आता है जब ज्वालामुखी फटता है. ठीक है. ज्वालामुखी के बारे में, वोल्केनो के बारे में हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है. और हमारी अर्थ जो है वो एक मोल्टन चीज़ है, पिघली हुई चीज़ है. और अब ये देखो, ये एक पिघली हुई चीज़ जब सॉलिड प्लेट्स के ऊपर होगी, उसके ऊपर है, प्लेट्स नीचे हैं और हमारी धरती ऊपर है, तो उसके ऊपर जब ये सॉलिड चीज़ के ऊपर जब पिघली हुई चीज़ होगी, तो जब वो प्लेट्स मूव करेंगी तो नेचुरली है कि वो पिघली हुई चीज़ जो है वो हिलेगी. जब हिलेगी तो वो मोल्टन मैग्मा के बारे में बताया जा रहा है कि वो मोल्टन मैग्मा सर्कुलर मैनर में घूमता है. ठीक.
इसलिए धरती के अंदर भी मूवमेंट होती है, राइट। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स कॉज चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। इन्हीं मूवमेंट की वजह से प्लेट्स की में जो चेंजेस आते हैं, मूवमेंट की वजह से वो धरती हिलती है। और अर्थ मूवमेंट आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेस। अब जो धरती के अंदर जो मूवमेंट्स हैं वो डिवाइड किए हुए हैं, किस बेसिस के ऊपर डिवाइडेड है? वो फोर्सेस के ऊपर, विच कॉज देम, जो फोर्सेस, जो शक्ति, जो पावर उनको लगती है, उनके आगे यूज़ होती है, वो फोर्सेस। द फोर्सेस विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एंडोजेनिक एंड द फोर्सेस दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एक्सोजेनिक। ठीक है, अब आपको ये टॉपिक देखिए कि एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट्स एंड एट द अदर टाइम प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम सडन मूवमेंट्स और स्लो मूवमेंट्स को पढ़ेंगे। एंडोजेनिक फोर्सेस आप एंडो और एक्सोजेनिक से आप समझ सकते हो। एंडो यानी कि इंटीरियर साइड, एक्सोजेनिक यानी कि आउटर साइड। अब ये आपके सामने ना एक ये देखिए जो वर्ड ओरिजिन, एंडो इनसाइड, एक्सो आउटसाइड, और जेनिक का मतलब होता है ओरिजिन, जहाँ से ओरिजिनेट होना। ठीक है, अब ये देखिए स्लो मूवमेंट लेते हैं हम सबसे पहले, जो यहाँ पे इस टॉपिक में आपको दिया गया है स्लो मूवमेंट। अब दो मूवमेंट्स होती हैं, सडन एंड स्लो। स्लो मूवमेंट में देखिए जब ये प्लेट्स मूव करती हैं, धीरे धीरे मूव करती हैं, हमने कहा देखा ना कि एवरी ईयर ये बड़ी स्लोली कुछ मिलीमीटर ये मूव करती हैं। जब ये प्लेट्स मूव करती हैं तब ये आपस में टकराती हैं। ठीक है, कैसे कि एक प्लेट इधर से आ रही है, दूसरी प्लेट दूसरी तरफ से आ रही है। जब ये दोनों ऑपोजिट साइड से आती हैं और ये ऑपोजिट साइड से आके जब ये आपस में टकराती हैं, इनका आपस में टकराव होता है, ये क्रैक पड़ते हैं, इनमें ये टूटती हैं। तो इनका नीचे का हिस्सा जब ये आपस में टूटती हैं तो इनके नीचे का हिस्सा जो होता है वो टूटने के कारण इनका मलबा जो होता है वो जो स्टोन्स में कन्वर्ट हो जाता है, वो मलबा जब होता है तो वो ऊपर की तरफ उठता है। आप ये देखो जब हम किसी पेपर को एक तरफ से ला के दूसरी तरफ से ला के जब हम उसको करेंगे तो वो ऊपर की तरफ जाएगा, और जब वो ऊपर की तरफ उठता है तो ये कई हज़ारों सालों से ऐसा होता चला आ रहा है और हम देखते चले आ रहे हैं। तो ये जब ऊपर उठे हुए पार्ट्स को क्या बनते हैं, ये माउंटेन्स बनते हैं। ठीक है, और ये कई हज़ारों सालों से ऐसा होता रहा। और आप ये देखिए एवरी ईयर आपको पता नहीं चलेगा ना, हमें भी पता नहीं चलेगा कि हम ये जो माउंटेन्स को देखते हैं ये हर साल या कुछ सालों बाद जब हम देखते हैं ये कुछ थोड़े कुछ सेंटीमीटर्स जो हैं के हिसाब से ऊंचे होते चले जाते हैं। ठीक है, ये माउंटेन्स क्योंकि वो नीचे से जब वो प्लेट्स हैं, जब वो नीचे से उनका मलबा ऊपर की तरफ होता है तो माउंटेन्स जो हैं वो ऊंचे होते चले जाते हैं। अब ये सडन देखते हैं हम, सडन मूवमेंट्स क्या होती हैं? जब सरफेस में, अर्थ के सरफेस में अचानक मूवमेंट होती है, सडनली जो कोई मूवमेंट्स होती हैं उसे क्या कहते हैं? होते हैं वोल्केनो और अर्थक्वेक। ये दोनों सडन मूवमेंट्स में आते हैं। वोल्केनो में कैसे? वेंट। अब यहाँ पे वेंट से रिलेटेड मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए वेंट किसे कहते हैं? सुराख को। ठीक है, सुराख, कोई होल जो होता है। अब अर्थ की क्रस्ट पर जितने भी सुराख हैं उन्हें क्या कहा जाता है? वोल्केनोज कहा जाता है, जहाँ से वो मोल्टन मैग्मा निकल के बाहर आता है, उसे ज्वालामुखी बोलते हैं। ठीक है, अब धरती के अंदर जब प्लेट्स आपस में टकराती हैं, अब आ जाता है हमारा अर्थक्वेक। जब धरती के अंदर ये जो प्लेट्स हैं आपस में जब टकराती हैं और ये आपस में जब घिसती हैं, आपस में इनकी रगड़ लगती है, तो उनको एक सिस्मिक एनर्जी मिलती है, सिस्मिक पावर मिलती है, और वो जब आपस में टकराने की वजह से, ठीक है, और तब क्या होता है? इनमें कंपन पैदा हो जाता है, इनमें वाइब्रेशंस पैदा हो जाती हैं, और वो वाइब्रेशंस की वजह से अर्थक्वेक होता है, उसे अर्थक्वेक कहा जाता है। सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव, the surface of the earth vibrates. The vibrations can travel all around the earth. These vibrations are called earthquake. इन vibrations को earthquake कहा जाता है। और जहाँ पे the place in the crust where the movement start, अब जहाँ से वो movement start होता है उसे कहा जाता है focus. The place on the surface above the focus is called the epic center. वो place सरफेस के अंदर जो फोकस है
उसे एपिक सेंटर कहा जाता है, यानी कि जहाँ से उसको सिस्मिक एनर्जी मिलती है, जहाँ से वो भूकंप स्टार्ट होता है, उसे कहा जाता है एपिक सेंटर। और वाइब्रेशंस ट्रेवल आउटवर्ड्स फ्रॉम द एपिक सेंटर वाज एज वेव्स। ग्रेटेस्ट डैमेज, ये बहुत ज़्यादा डैमेज लेके आता है और एपिक सेंटर पर डैमेज ज़्यादा होता है। ठीक है, ये आपके सामने ये मॉडल भी बना हुआ है। ऑल्दो अर्थक्वेक्स कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। अब हमें ये देखना है, देखिए कि जबकि अर्थक्वेक्स के बारे में पहले से कोई भविष्यवाणी नहीं की जाती, ठीक है, उसको अंदाज़ा नहीं लगा, लेकिन हम उसका नुकसान कम से कम हो उसके बारे में हमें जानकारी पहले मिल जाए, या हम पहले से रेडी हों कि हम अपनी बिल्डिंग्स को उस तरीके से बनाएं, बिल्डिंग्स हमारी उस तरीके उससे नुकसान ना हो, किसी की मतलब जो प्रॉपर्टी है या जो भी बिल्डिंग्स गिर जाती हैं तो बहुत सारे लोग मर जाते हैं दब के, ठीक है, ऐसा ना हो। द सम कॉमन अर्थक्वेक प्रेडिक्शंस जो हैं, वो प्रेडिक्शंस यानी कि जो भविष्यवाणियाँ या जो इंडिकेटर्स हमें मिल जाते हैं, वो क्या है, वो एनिमल्स के थ्रू हमें मिल जाते हैं। एनिमल्स के बिहेवियर से पता चल जाता है कि कुछ होने वाला है। क्यों? फ़िश जो हैं वो पॉन्ड में एजिटेटेड होने लग जाती हैं, वो उछलने कूदने लग जाती हैं ज़्यादा से। स्नेक्स जो हैं वो अपनी बिलों से निकल के बाहर आ जाते हैं। रैट्स हैं वो बाहर की तरफ भागना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक कॉमन से पॉइंट्स हैं कि हमें पता चल जाता है कि कुछ ऐसा होने वाला है कि हम अर्थक्वेक से बच सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स रीड दिस टॉपिक और इसको अच्छे से रीड कीजिए। इनमें से आपको इंटरनल क्वेश्चंस भी बन सकते हैं और आप लोग इसे समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, गुड बाय।